हेलो, मैं आपका साकिब सर। आज हम आपको लेके आए मस्ट डू के चौथे फेज़ में, जिसमें इतिहास की बुक का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और इसमें से सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर आ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 3। इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध और भारतीयों पर उसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध पर किए गए खर्चों की भरपाई के लिए करों में वृद्धि कर दी, क्योंकि भारत उनका गुलाम था, तो उन्होंने यहाँ पर करों में वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया। सीमा शुल्क यानी बॉर्डर का जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें दोगुनी हो गई। ये भारतीय पर लगाया गया सीमा शुल्क और इनकम टैक्स। युद्ध के दौरान कीमतें दुगनी हो गई, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। उनको जबरदस्ती सिपाही में भर्ती कर दिया और उन्हें फौज में लड़ने के लिए भेज दिया गया था, जिससे गांव में आक्रोश फैल गया। 1918, 19 और 20-21 में देश में बहुत से हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिससे अनाज की कमी पैदा हो गई और लोगों में इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक तरीके से रोष उत्पन्न हो गया। सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार में यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। आत्मिक बल से उनको पछाड़ सकते हैं, हरा सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, क्योंकि हमारा देश नानक और बौद्ध की धरती का, महात्मा बुद्ध की धरती का देश है। तो यहाँ पे सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को एहसास कराया जा सकता है कि वह जो कर रहे हैं वो उस समय गलत कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन से पहले 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन। 1917 में उन्होंने सबसे पहले चंपारण जिले के बागान मजदूरों के लिए बागान व्यवस्था के खिलाफ क्या किया, आंदोलन किया। 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जो खेड़ा आंदोलन के नाम से मशहूर है। फिर 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो गांधी जी ने 1915 में भारत आते ही ये 3 प्रमुख सत्याग्रह किए, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद रॉयल एक्ट। अपने तीनों आंदोलनों की कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में रॉयल एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, क्योंकि इस कानून से बहुत से जल्दबाजी में पारित किया गया था। इस कानून के जरिए सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक के लिए जेल में रखा जा सकता था। ये क्या था, रॉयल एक्ट, जो 1919 में बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने सत्याग्रहियों के मन में दहशत का भाव पैदा करने के लिए ऐसा किया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का फैसला करना। महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, जो उनकी सोच बिल्कुल सही थी। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार होने के कारण अफवाह फैल गई थी कि ओटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त संधि थोपी जा सकती है, क्योंकि ये ओटोमन जो साम्राज्य था ये मुस्लिम बहुल जितने भी राष्ट्र थे उनका एक तरीके से सरपरस्त था, खलीफा था। इसी सिलसिले में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया और शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने की चर्चा की। 1909 में लिखी अपनी किताब द हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था।
अगर भारतीय उन्हें सहयोग ना करें तो साल भर के भीतर ही उनका ये शासन ढह जाएगा और स्वराज मिल जाएगा। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में इस आंदोलन में सभी नेताओं ने सहमति जताई और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हिंद स्वराज किताब किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किताब लिखी थी। ये ज़रा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। असहयोग के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा आंदोलन के प्रभाव, शहरों में आंदोलन का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, असहयोग के सामाजिक प्रभाव, असहयोग आंदोलन के और असहयोग और खिलाफत आंदोलन के सामाजिक प्रभाव को जानेंगे। इसमें इसकी शुरुआत मध्य वर्ग से हुई। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। आर्थिक प्रभाव, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई, यानी शराब की दुकानों तक किसी को जाने नहीं दिया गया। विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में जला दिया गया। ये इसका आर्थिक प्रभाव था आंदोलन का। आंदोलन का धीमा पड़ना, आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों के स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जाए। यानी कि जैसे स्कूलों में जाने, अंग्रेजी स्कूलों में जाना लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन भारत में भारतीय स्कूलों की स्थापना नहीं हुई थी। फलस्वरूप विद्यार्थियों और शिक्षकों, सरकारी स्कूल कॉलेजों में और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। खादी का कपड़ा काफ़ी अधिक महंगा होता था, जिससे कुछ लोग उसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए वे मशीन द्वारा बने सस्ते विदेशी कपड़े प्रयोग करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन, गांव में किसान बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे थे। अंग्रेजी शासन ने गांवों में जमींदारों ने किसानों पर बहुत अधिक कर लगा दिए थे। किसानों को उनके खेतों को पर बिना वेतन के काम करना पड़ता था। पट्टेदारों के रूप में उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे, इसलिए उन्हें कभी भी पट्टे से हटा दिया जाता था। बाबा रामचंद्र जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे, उन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर किसान सभा बनाई और गांवों में आंदोलन चलाया। गांव में किसानों ने जमींदारों की नाई धोबी सुविधा बंद करने का फैसला किया। उन्होंने ये समझाया कि इस आंदोलन का मतलब है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और उन्हें अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और जमींदारों के घर व अनाज भंडार लूट लिए। जंगलों में विद्रोह, असहयोग का जंगलों में विद्रोह कैसे हुआ? आदिवासी लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने में पाबंदी लगाने से परेशान और क्रोधित थे। जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए जबरन बेगार करने पर मजबूर किया तो उन्हें बगावत कर दी। उनके नेता का नाम अलूरी सीताराम राजू था, जो कि अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था। उसने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था। आदिवासियों ने इस आंदोलन का मतलब समझा कि पहले की तरह जंगल अब उनके अपने हैं, उन पर उन्हीं का अधिकार है। उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अफसरों को मारने का प्रयास किया, एक गुरिल्ला युद्ध चलाया। 1924 में आलूरी सीतारमन राजू को फांसी दे दी गई। ऐसे आ सकता है आलूरी सीतारमन कौन थे? तो आलूरी सीतारमन जो थे आपके आदिवासियों के नेता थे, जिन्हें असहयोग आंदोलन में क्या कहते हैं, आदिवासियों की भूमिका का जो नेतृत्व किया था। बागानों में स्वराज, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, यानी एक तरीके से बंधुआ मजदूरी करवाते थे। मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन चार दीवारों से जब चाहे जा सकते थे जिन्हें उन्हें कैद कर रखा था। जब उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अफसरों के आदेश से मानने से इनकार करने लगे और वे बागान छोड़कर अपने घर भागने लगे। उन्हें लगता था कि अब उन्हें गांव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही रह गए। अंग्रेज द्वारा उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चोरा चोरी में बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया।
और इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। साइमन कमीशन का विरोध। ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए बारे में सुझाव देने के लिए सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन गो बैक के नारे से हुआ, और क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसी समय इसका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर में लाठी लगी, जिससे उनका देहांत हो गया, जिसको वो शहीद हो गए। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इवन ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस नेताओं को सुनने का आश्वासन दिया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ ली जाएगी। इस कारण से 26 जनवरी का दिन हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का एक खत लिखा, जिसमें उद्योगपतियों से लेकर किसानों की मांगें शामिल थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी, क्योंकि नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था जिसका इस्तेमाल अमीर गरीब सभी समान रूप से करते थे। जब 11 मार्च 1930 की मांग नहीं मानी गई, तब गांधी जी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियर के साथ साबरमती आश्रम से नमक यात्रा शुरू कर दी। 24 दिन तक 10 मील का सफ़र करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून का तोड़ा। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर कर लिए। इस समझौते में गांधी जी ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर राजी हुए। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में बातचीत में बीच में टूट गई और गांधी जी को वापस निराश लौटना पड़ा, और वापस आकर सरकार के सख्त रवैये को देखकर उन्होंने आंदोलन को एक बार फिर शुरू कर दिया। विभिन्न सामाजिक वर्गों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया गया। संपन्न किसान। व्यापारिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापारी मंदी और गिरती कीमतों से परेशान हुए। जब उनकी नकदी आय खत्म होने लगी तो इसके लिए सरकार लगान चुकाना मुश्किल हो गया। इस भारी भरकम लगान से मुक्ति पाने के लिए गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसने? संपन्न किसानों ने। गरीब किसान। गरीब किसानों को लगान में कमी चाहते थे। उनसे बहुत सारे किसान जमींदार पट्टे से जमीन खेती करते थे। किसानों को जमीन का किराया माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि महामंदी के कारण उनकी फसल नगद आमदनी बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। इसलिए उन्होंने गांधी जी पर इस आंदोलन पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्योगपतियों ने आर्थिक महामंदी के दौरान भारतीय उद्योगपतियों का व्यापार चौपट होने लगा। जब उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों की बुराई की तो उनके व्यापार का अंकुश लगा दिया गया। वे चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगा दिया जाए, जिससे उनके आयात में कमी आ जाए। इसलिए उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संपन्न किसान, गरीब किसान, उद्योगपतियों ने अपनी अपनी वजह से इस आंदोलन में भाग लिया। औद्योगिक मजदूरों ने कम वेतन और खराब आर्थिक स्थिति और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए स्वयं को इस आंदोलन से जोड़ लिया। महिलाओं ने बहुत सारी संख्या में रैलियों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने देने लगे। कई महिलाओं इस आंदोलन में जेल भी गई। उन्हें लगता था कि इस आंदोलन के जरिए समाज में उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 की सीमाएं।
अछूत और दलित वर्ग का झुकाव दलित वर्ग आंदोलन की तरफ था, इसलिए इस वर्ग ने इस आंदोलन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई। भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यापारी और उद्योगपतियों ने भी इस आंदोलन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई। मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन में कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। औद्योगिक मजदूर भी इस आंदोलन से लगभग दूर रहे। 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद किसानों का रुख भी इस आंदोलन के प्रति उत्साहपूर्ण नहीं रहा। 1900 पूना पैक्ट 1932। 1930 तक कांग्रेस ने अछूतों को कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ऊंची जाति वाले हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। बहुत सारे दलित नेताओं ने अपने समुदाय की समस्याओं को अलग हल करना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। 1932 में पूना पैक्ट में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकाला गया। सामूहिक अपनेपन का भाव 20वीं सदी में लोग राष्ट्रवाद की भावना को विभिन्न माध्यमों से जागृत करना किया गया। चित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध भारत माता का चित्र की रचना की, जिसे भारत माता को एक देवी रूप में दिखाया गया। गीत 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत मातृभूमि को समर्पित एक गीत वंदे मातरम लिखा, जिसे भारत में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। तिरंगा झंडा 1921 में गांधी जी ने स्वराज का एक झंडा तैयार कर लिया था। ये तिरंगा सफ़ेद हरा लाल था और इसके मध्यम गांधी जी प्रतीक चरखी की जगह दी गई। जुलूस में ये झंडा थाम के चलने वाला शासन के प्रति अवज्ञा संकेत था। लोक कथाएँ इतिहास में राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली लोक कथाओं और लोकगीतों का इकट्ठा किया गया, जो हमारी संस्कृति और वास्तविक तस्वीर को पेश करती थी। इतिहास की पूर्ण व्याख्या भारतीय इतिहास ने अपने इस इतिहास के बारे में दोबारा लिखा, जब हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास चरम सीमा पर थे। उन्होंने ये दिखाया कि गुलाम बनने के लिए हमारी इन उपलब्धियों को किस तरह से पतन हो गया है। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे सत्याग्रह का अर्थ क्या है, गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में किसके लिए सत्याग्रह किया, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने युद्धों पर किए गए खर्चों की भरपाई किस प्रकार की। रॉयल एक्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठे हुए, शहरों में असहयोग, खिलाफत आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, पूना पैक्ट कब और क्यों हुआ। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के लिए किस प्रकार आर्थिक राजनीतिक मुश्किलें पैदा कर दी हैं। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया गया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से इसमें ये बताया गया। लेकिन अब हम इसी के साथ थोड़ा मैप का भी काम कर लेते हैं, जैसे कि मानचित्र में कांग्रेस के अधिवेशन है 1920 कोलकाता अधिवेशन, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन और 1927 मद्रास अधिवेशन। ये इसके अंदर आप देखेंगे, ये जैसे कि अमृतसर, अहमदाबाद का खेड़ा, दांडी और अहमदाबाद, नागपुर में 1920 में अधिवेशन, 1927 में मद्रास में अधिवेशन, कलकत्ता में 1920 में अधिवेशन सितंबर में, चंपारण और चौरा चौरी। इस तरीके से आप ये राष्ट्रवाद के जो चैप्टर है इसमें से जो मेन आपके मैप में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से आपके मैप में नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, ये ऊर्जा वाला जो आपका चैप्टर उससे है। नामोरुआ ये आपका इधर है, सिंगरौली ये आपके यहाँ पर है, काकापारा, तारापुर महाराष्ट्र, रामगुंडा, कलकम्पम ये उड़ीसा में। इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। अब ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ कहाँ पर हैं। अमृतसर के अंदर राजा सांसी पतन, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, और ये इस तरीके से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा और राजीव गांधी हैदराबाद के अंदर हवाई पतन, और चेन्नई के अंदर मीनामक्कम हवाई पतन। ठीक है। अब इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं, ये बंदरगाह है कांडला, मुंबई, मार्मगोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन,
चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ये आपको एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। ये मस्ट डू सभी के पास है, एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे आप सभी। इसके अंदर पीछे आपको एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन दे रखे हैं कि जिनको देखकर आपको आंसर देना है। जैसे ये दांडी मार्च का जो चित्र है, इसके बारे से बता दें कि ये किस चीज़ पे हो रहा है, दांडी मार्च पे हो रहा है। इसी तरीके से जब मनुष्य, ये जो कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ये आप सभी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने आपको 4 हिस्सों में ये वीडियो बनाई है, हर हिस्से के अंदर हर चैप्टर को थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश की है। थैंक